हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2018 का है। 18 नवंबर 2018 को आपकी यह परीक्षा हुई थी। इसका पेपर हम सॉल्व करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इसमें हम एनालिसिस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। इसको हम सीडीपी बोलते हैं। यह सब्जेक्ट आपकी यूपी टेट में 30 नंबर की आती है। यूपी टेट में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं और 30-30 नंबर के आते हैं। तो आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 150 ही इस एग्ज़ाम के लिए क्या होती हैं, मिनट मिलती हैं आपको, यानी कि 2.5 घंटे का समय मिलता है। तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी समय आपके पास होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 ही मिनट होती हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ तक बात क्लियर, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। और जनरल वाले होते हैं, उनको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 90 लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो ओबीसी वाले होते हैं उनको 82 नंबर लाना आवश्यक है। तो आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लगना है और अभी से आप अपनी तैयारी को करते हैं तो आपका यूपी टेट बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सभी क्लासेस को कराया है, बिल्कुल आसान भाषा में। और हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति है वह पशु से श्रेष्ठ है या स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। थर्ड आता है आपका संज्ञानात्मक संकार्य है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका राइट आंसर होता है आपका कोहलर सिद्ध करना चाहते थे। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। यहाँ तक बात क्लियर। कोहलर के सिद्धांत को हम सूझ का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से इन्हीं के सिद्धांत को हम जानते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। चिंपैंजी क्या था? चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। चिंपैंजी क्या था? एक बंदर था और बंदर कैसा था? भूखा था। चिंपैंजी एक बंदर था और बंदर भूखा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है आपका अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से या शब्दों के निर्माण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से हम किसी भी नई भाषा को सीख सकते हैं। अक्षरों और शब्दों के मध्य में साहचर्य से हम किसी भी नई भाषा को सीख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है तो इसमें बच्चा कैसा शामिल होता है? यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा। इसमें किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी के लिए शिक्षा है समान होती है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल विशिष्ट छात्र के लिए, केवल सामान्य विशिष्ट छात्र के लिए, केवल सामान्य छात्र के लिए या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि समावेशी कक्षा में एक किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? तो सामान्य और विशिष्ट छात्र इसमें शामिल होते हैं। यानी कि जो सामान्य होते हैं और विशिष्ट छात्र होते हैं, इसमें सभी बच्चे हैं शामिल होते हैं समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका।
अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी अधिगम की बात करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है गणना दोष। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है आपका 3, गणना दोष, यानी कि गणित संबंधी अधिगम की बात करता है तो गणना दोष हो जाता है। मैंने आपको इस अधिगम अक्षमता वाली वीडियो को कराया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है, क्योंकि चीज़ें फिक्स हैं, आपको सभी को पता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आपका, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, या अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। तो इसमें बताना है समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है संवेदनशीलता। क्या हो जाता है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता है यह बहुत ही अत्यंत आवश्यक होती है समावेशीकरण के लिए। समावेशीकरण के लिए संवेदनशीलता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संवेदनशीलता क्या होती है? समाज, समुदाय, परिवार या विद्यालय, शिक्षक या अन्य सभी यानी समकक्षी स्तर होते हैं, उनके लिए यह बहुत ही विशिष्ट आवश्यकता होती है। किसकी? समावेशी शिक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संवेदनशीलता की। तो समावेशीकरण के लिए संवेदनशीलता का होना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। तो इसमें राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 या संवेदी। क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर हो जाता है संवेग का तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 संवेदी। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, इसमें बताना है आपको किसके अनुसार है, या ब्लूम के अनुसार है। ब्लूम के अनुसार है, तो कब दिया था? तो 1956 में इसको दिया था, 1956 में बीएस ब्लूम ने। और आपको बताना है कि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है। चलिए बात करते हैं ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध या ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध या ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें आपको बताना है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का कौन सा क्रम है वह सही है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान आता है। किसके अनुसार? ब्लूम के अनुसार। सबसे फर्स्ट पर क्या आता है? ज्ञान आता है। दूसरे पर आ जाता है अवबोध। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है अवबोध, और तीसरा होता है अनुप्रयोग। और चौथा हो जाता है आपका विश्लेषण। पांचवा पॉइंट हो जाता है आपका संश्लेषण। छठवां हो जाता है आपका मूल्यांकन। आपको समझना है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। पहला आता है ज्ञान, दूसरा होता है आपका अवबोध, तीसरा होता है अनुप्रयोग, चौथा होता है विश्लेषण, और पांचवा होता है संश्लेषण, और छठवां होता है मूल्यांकन। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यहाँ तक बात क्लियर। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। आपको पता होना चाहिए पहला ज्ञान होता है, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यह संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ब्लूम ने इसको 3 क्षेत्रों में बांटा है। ब्लूम ने 3 क्षेत्रों में बांटा है। तो कौन कौन सा क्षेत्र है? संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, दूसरा भावात्मक और तीसरा होता है मनोगत्यात्मक।
3 क्षेत्रों में बांटा है, आपको नोट करके लिख लेना है। यह कब दिया था? 1956 में यह दिया था। चलिए समझते हैं 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं। संज्ञानात्मक, यानी कि दिमाग के लेवल पर होता है। दूसरा होता है आपका भावात्मक, यानी कि हार्ट से संबंधित होता है। और थर्ड होता है मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक इसका मतलब हो जाता है करके सीखने पर आधारित होता है, यानी कि कॉग्निटिव होता है माइंड से रिलेटेड, यानी कि दिमाग से संबंधित। भावात्मक होता है हार्ट से संबंधित। और मनोगत्यात्मक होता है हाथों से करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो कौन अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, स्वेच्छाचारी होना अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी होना अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन कौन सी होती हैं? जनतांत्रिक होती हैं, सहानुभूतिपूर्ण होती हैं और वांछनीय सूचनाएं देने वाला होता है। लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं होती है, यही आपका गलत हो जाता है, इसलिए यह सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हर्ज़बर्ग के द्वारा या स्कैनर के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, विक्टर ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कब दिया था? तो 1964 में यह सिद्धांत दिया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत कब दिया था? 1964 में यह सिद्धांत दिया था। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रकार से संबंधित है? तो आपको बताना है वैयक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको राइट आंसर बताना है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, सूचना प्रक्रियाकरण। किसके द्वारा? सूचना प्रक्रियाकरण के द्वारा अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वह परिवार से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य है, रेखीय अभिक्रम है या फिर शाखीय अभिक्रम है या फिर तैयारी या अर्जन है। क्या है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाता है नंबर 1, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। कौशल अंतरण क्या है? एक गति है ना कि उद्देश्य। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो आपको बताना है सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो शिक्षण का सूत्र नहीं है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, निगमन से आगमन की ओर यह सूत्र नहीं है। निगमन से आगमन की ओर यह शिक्षण का सूत्र नहीं है। आपको शिक्षण के सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको नोट करा दूंगी, आप नोट कर लेना। पहला आता है सरल से कठिन की ओर, पहला आता है सरल से कठिन की ओर। दूसरा होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तीसरा होता है दृश्य से अदृश्य की ओर। चौथा होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पांचवा होता है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। छठवां होता है पूर्ण से अंश की ओर। और सातवां होता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव के
युक्ति युक्त की ओर और प्रकृति का अनुसरण, यह 11 आपके शिक्षण के सूत्र होते हैं। और इसमें नहीं वाला पूछा है तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, निगमन से आगमन की ओर। यह शिक्षण का सूत्र नहीं है, यह एक विधियां है जो किसने दी हैं? अरस्तू ने दी हैं। किसने दी हैं? अरस्तू ने दी हैं। यह एक विधियां हैं। निगमन से आगमन की ओर, निगमन से आगमन, निगमन विधि होती है आपकी, नियम से उदाहरण की ओर जाती है। कैसे जाती है? नियम से उदाहरण की ओर जाती है। और यह आगमन विधि है आपकी, उदाहरण से नियम की ओर जाती है। उदाहरण से कहाँ जाती है? नियम की ओर जाती है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, योजना बनाना। यानी कि प्रथम पद की बात करती है, हम किसी भी कार्य को करने के लिए पहले क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाते हैं। मैंने आपको बताया है कि आपने 2 प्रीवियस ईयर यानी कि 2 से 3 आपने प्रीवियस ईयर कर लिए हैं, तो आपने उनमें देखा होगा कि सूक्ष्म शिक्षण से एक क्वेश्चन बना है, तो यहाँ से आना फिक्स है। आपको पता होना चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण के विषय में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं कि इसके चक्र कौन कौन से होते हैं, कितने चक्र होते हैं और क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण के कितने चक्र होते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण के 6 चक्र होते हैं। अब समझते हैं कौन कौन सा चक्र होता है। चलिए फर्स्ट नंबर पर नोट कर लेते हैं। पहला होता है आपका योजना बनाना। योजना बनाना। दूसरा आता है आपका शिक्षण। पहला होता है योजना बनाना, दूसरा आता है शिक्षण और तीसरा होता है प्रतिपुष्टि। चौथा आता है आपका पुनः नियोजन। पांचवा आता है पुनः शिक्षण। छठवां होता है आपका पुनः प्रतिपुष्टि। यहाँ तक बात क्लियर। सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण होते हैं। पहला चरण पूछा है योजना बनाना। थर्ड आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। पहले क्या करते हैं? हम किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाते हैं। तो पहला हो जाता है योजना बनाना, दूसरा हो जाता है शिक्षण, तीसरा होता है प्रतिपुष्टि, चौथा होता है नियोजन, पांचवा होता है पुनः शिक्षण और छठवा होता है पुनः प्रतिपुष्टि। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3। और यह शिक्षण है 6-6 मिनट का होता है। तो टोटल इसमें समय भी पूछा गया है एग्जाम में, तो 36 मिनट का यह शिक्षण होता है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 36 मिनट का यह शिक्षण होता है। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण का इसके जनक कौन है, यह किसने दिया था। तो A.W. एलन ने। किसने दिया था? यह A.W. एलन ने। A.W. एलन ने यह दिया था। 36 मिनट का यह होता है और इसके 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो राइट आंसर हो जाता है अन्वेषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 आपका। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है और ऑप्शन नंबर 4 है सही उत्तर। ने एक ए या सी, ए या बी या सी या ए या बी और सी। तो इसमें राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। इसमें खंड और संकुल संदर्भों केंद्र की भागीदारी बढ़े है आपका, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, बिल्कुल सही बात है, और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हों, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है A, B और C। A, B और C तीनों ही सही हो जाते हैं।
ए और बी और सी तीनों ही इसमें सही हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया और निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो आपको बताना है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने उसको बुलाया है और वह अपनी संवेदना को बताएगा, तो वह छात्र कौन सी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो दृष्टि संवेदना प्रकट करेगा या स्पर्श संवेदना प्रकट करेगा या ध्वनि संवेदना या प्रदक्षिणा संवेदना। तो आपको सिंपल सा पता है, जब कोई पढ़ रहा है, उसको आवाज़ दी है तो वह उसकी ध्वनि सुनाई दी होगी, तो ध्वनि संवेदना वह प्रकट करेगा। यानी कि कौन सी संवेदना प्रकट करेगा, वह ध्वनि संवेदना प्रकट करेगा कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है, किसी ने मुझे आवाज़ दी है, ध्वनि संवेदना प्रकट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो आपको बताना है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 4 से 8 साल है, जन्म से 2 साल है, 2 से 7 साल है या 5 से 8 साल है। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 2 से 7 साल। कौन सा हो जाता है, 2 से 7 साल हो जाती है कौन सी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं दी थी। पहली थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 0 से 2 साल के लिए होती है। फिर आती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल के लिए होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल के लिए होती है। फिर आती है आपकी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वह 11 से 15 वर्ष के लिए होती है। तो मैंने आपको डिटेल से कराया है, आप सभी सिद्धांतों को देख लीजिए मनोविज्ञान वाली वीडियोस में, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ या विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक भयों का अंत। तो इसमें आपको बताना है कि बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। यह आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्योंकि भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ कौन सी अवस्था में होती है, तो यह किशोरावस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्योंकि बच्चा है, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ तभी करता है जब वह किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा से संबंधित है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा विकास की बात करते हैं, कौन करते हैं, चौमास्की बात करते हैं भाषा विकास की। कौन बात करते हैं, चौमस की बात करते हैं भाषा विकास की। इनसे क्वेश्चन आपका फिक्स है, यहाँ से बनता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए पावलोव, बिने, चौमस्की या मैस्लो। तो भाषा विकास की बात कौन करती हैं, चौमस की बात करती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। भाषा विकास की बात कौन करते हैं, चौमस की भाषा विकास की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो आपको बताना है संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। तो आपको बताना है कि थार्नडाइक ने कौन सा शीर्षक दिया है, यानी अपने सिद्धांत को सिद्ध किया है। अधिगम के प्रयास व भूल का सिद्धांत किसका है, थार्नडाइक का है। किसका है, थार्नडाइक का है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एक विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एक विलंब विकास से संबंधित है। तो आपको इसमें बताना है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक।
तो आपको इसमें बताना है कि गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग विलंब विकास से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण यह इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है इस टाइम पर किशोरावस्था की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह के साथ क्या होता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ क्या होता है, एक्टिव होता है। और वह कहाँ पर पहुंच जाता है, पीयर ग्रुप के साथ क्या होता है, एक्टिव होता है। पीयर ग्रुप के साथ क्या होता है, एक्टिव होता है। और किशोरावस्था उस टाइम पर चरम सीमा पर होती है, चरम सीमा तक पहुंच जाता है किशोरावस्था की, क्योंकि किशोरावस्था आपकी होती है 13 से 18 साल और बाल्यावस्था होती है 6 से 12 साल। तो 8 से 10 साल की बात हो रही है, तो वह चरम सीमा पर पहुंचने वाला है किसकी, किशोरावस्था की। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है आपका, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। प्याजे के अनुसार तृतीय अवस्था पूछी है, तो आपको बताना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदनात्मक अवस्था। प्याजे की सबसे पहली अवस्था कौन सी आती है, संवेदनात्मक अवस्था। दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपको बताना है तृतीय अवस्था कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। संवेदनात्मक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वह 2 से 7 वर्ष होती है। और मूर्त होती है आपकी 7 से 11 वर्ष और यह होती है 11 से 15 वर्ष। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्न में से कौन अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि और विषय वस्तु का स्वरूप। तो आपको बताना है निम्न में से कौन योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। तो आपको इसमें बताना है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, विषय वस्तु का स्वरूप। क्योंकि अधिगम की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि सीखने की बच्चे को इच्छा होनी चाहिए, बच्चे में प्रेरणा होनी चाहिए और बच्चे में रुचि होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। तो नहीं वाला पूछा है, तो विषय वस्तु का स्वरूप है वह आपका गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 आता है आपका, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य या मूल प्रवृत्ति या आक्रामक की आवश्यकता। तो आपको इसमें बताना है कि सामाजिक मूल्य यानी कि समाज की बात हो रही है, सोशलाइजेशन की बात होती है। तो इसमें राइट आंसर है आपका सहायता परक व्यवहार। यानी कि आप जब सहायता करेंगे किसी की, तो वहाँ पर 4 लोग होंगे, 4 होंगे तो आपका वहाँ पे क्या बन जाता है, एक टीम बन जाती है, समाजवाद बन जाता है, भाईचारा बन जाता है। वहाँ पर कर्तव्य निभाने की बात आ जाती है, वहाँ पर आप सहयोग करते हैं, समाज सेवा करते हैं, सहानुभूति देते हैं, अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। वहाँ क्या हो जाता है आपका सामाजिक मूल्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति या प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो आपको 25 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, स्वतः शोध। यहाँ पे क्या होता है, स्वतः शोध यानी कि बच्चे के पास जितने भी विकल्प होते हैं उन विकल्पों से वह समस्या का समाधान करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आता है आपका, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन किसने कहा है। सीखने के वक्र का अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति और सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, यह कहा था किसने, गेट्स ने कहा था। किसने कहा था, गेट्स ने कहा था। लेकिन आपको ऑप्शन है वह अलग दे दिए गए हैं।
सीखने का वक्र और सीखने की मात्रा, गति, प्रगति सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। तो राइट आंसर आपका गेट्स हो जाता है। लेकिन स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस, एम.एल. विग्गी तो यह दिए गए हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि आयोग ने इस पर क्या किया था, फिर सभी को समान अंक दिया था, सभी को स्टार दिया था। यह परिभाषा गेट्स की है। सभी को इस क्वेश्चन पर 26 वाले पर सभी को समान अंक दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा थांडाइक के अधिगम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थांडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम, या तत्परता का नियम। कौन सा प्राथमिक नियम है वह शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। थांडाइक की बात करते हैं तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। और इनके दो नियम हैं, इनके थांडाइक के दो नियम हैं, मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। पहला आता है मुख्य नियम, दूसरा आता है गौण नियम। मुख्य नियम में इनके 3 नियम हैं और गौण नियम में इनके कितने नियम हैं? 5 नियम हैं। यहाँ तक बात क्लियर। इसमें इनके मुख्य नियम की बात करते हैं तो मुख्य नियम की बात करते हैं, इनके 3 नियम हैं। पहला आता है अभ्यास का, दूसरा होता है प्रभाव का और तीसरा होता है तत्परता का। तो इसमें पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो इनके 3 नियम हैं और चौथा हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा है तो नहीं, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अवप्रेरणा। तो इसमें 28 का आपको राइट आंसर बताना है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। किसके अनुकूलन पर? व्यवहार के अनुकूलन पर यह बल देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, या चिन्ह अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नियम नैमित्तिक अनुबंधन। यह किसने दिया था? तो यह स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। नैमित्तिक अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, या अधिगम एक लक्षणमुखी प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया क्या है? लक्षणमुखी प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूपी टेट 2023 की हमने सभी क्लासेस को कराया है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।